अमेरिका ईरान वार्ता की शांति की 3 शर्तें और ट्रंप का एक्स फैक्टर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन क्या यह शांति प्रयास वाकई सफल होंगे? कूटनीति की किताबों में शांति बहाली की 3 मुख्य शर्तें बताई जाती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि इसमें एक चौथा फैक्टर भी जुड़ गया है। आइए समझते हैं इस पेचीदा समीकरण को। कूटनीति के 3 बुनियादी सिद्धांत। किसी भी युद्ध को समाप्त करने के लिए विशेषज्ञ 3 पैमानों को देखते हैं। पहला, सही समय। क्या दोनों पक्ष युद्ध से इतना थक चुके हैं कि अब उन्हें लड़ने के बजाय शांति ज़्यादा फायदेमंद लगने लगी है? दूसरी, रचनात्मक भाषा, क्रिएटिव एम्बिग्युइटी। क्या समझौते की शर्तें ऐसी गोलमोल रखी जा सकती हैं कि दोनों पक्ष अपने अपने देशों में जाकर अपनी जीत का दावा कर सकें? तीसरा, समर्थ मध्यस्थ, कैपेबल मीडिएटर। क्या कोई ऐसा तीसरा पक्ष है जो इतना ताकतवर हो कि दोनों को समझौते की मेज पर टिके रहने के लिए मजबूर कर सके, जिसे पुराने दौर में अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र हुआ करते थे? नंबर 2, ट्रंप का चौथा फैक्टर। मौजूदा हालातों में इन तीन शर्तों के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अप्रत्याशित आचरण चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है। ट्रंप के लिए शांति तभी लाभकारी है जब वे अपने समर्थकों को यह संदेश दे सकें कि उन्होंने दुश्मन को झुकाकर अमेरिका को फिर से महान बना दिया है। हालांकि सवाल यह भी उठेगा कि आखिर इस भीषण लड़ाई का असली औचित्य क्या था? ईरान की सामूहिक परिपक्वता। दूसरी ओर ईरान के मोर्चे पर स्थिति दिलचस्प है। नेतृत्व की अनिश्चितता के बावजूद ईरान की जनता ने अद्भुत राष्ट्रीय जज्बा और परिपक्वता दिखाई है। वहाँ के समाज ने अपनी संस्कृति और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए एक सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार किया। यह जज्बा किसी भी समझौते की मेज पर ईरान की स्थिति को मजबूत कर बनाता है। क्या है मध्य मार्ग का फार्मूला? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस गतिरोध को खत्म करना है तो एक बीच का रास्ता निकालना होगा। वह मध्य मार्ग कुछ ऐसा हो सकता है। अमेरिका का कदम, वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान के कुछ दावों को मान्यता दे। ईरान का कदम, वह परमाणु हथियार न बनाने का स्पष्ट और पक्का वादा करे। अगर इन 2 बिंदुओं पर सहमति बनती है तो दुनिया एक बड़े संकट से उबर सकती है। निष्कर्ष, शांति की राह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। सवाल बस वही है कि क्या कूटनीति के ये पुराने सिद्धांत ट्रंप के दौर की नई हकीकत के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? दुनिया की सुरक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। लीडरशिप मंत्र। क्या आप सिर्फ मैनेजर हैं या भविष्य के लीडर? हर मैनेजर के मन में एक ही सवाल होता है कि मैं एक महान लीडर कैसे बनूं? आज के एआई और तेज़ रफ्तार वाले युग में इस सवाल का जवाब बहुत सरल है, लेकिन इसे समझना एक कला है। डॉक्टर रामचरण के गहरे विश्लेषण के आधार पर आज हम डिकोड करेंगे कि एक सामान्य मैनेजर और एक विजनरी लीडर के बीच वह बारीक रेखा क्या है। प्रतिक्रिया बनाम पूर्वानुमान, रिएक्शन वर्सेस एंटिसिपेशन। मैनेजर और लीडर में सबसे बड़ा अंतर उनके काम करने के तरीके में होता है। मैनेजर घटनाओं के होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है। लीडर वह होता है जो बदलाव को आने से पहले ही देख लेता है। लीडर शोर पर नहीं बल्कि तथ्यों पर ध्यान देता है। आज के समय में सोशल मीडिया और सुर्खियों का शोर बहुत है, लेकिन एक सच्चा लीडर वह है जो इस शोर को हटाकर वास्तविक कार्रवाइयों को पहचानता है। शोर और एक्शन के बीच का फ़र्क। डॉक्टर रामचरण कहते हैं कि घोषणाएं भ्रामक हो सकती हैं और राय भावनात्मक, लेकिन किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा की गई ठोस कार्रवाई कभी झूठ नहीं बोलती। लीडरशिप का अनुशासन यह है कि आप किसी एक क्षण को न देखें बल्कि घटनाक्रम सीक्वेंस को देखें। जब आप पिछले 5-6 महीने के एक्शंस को एक साथ जोड़ते हैं तो एक पैटर्न उभरता है। यही पैटर्न आपको बताता है कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है। कनेक्टिंग डॉट्स, 10 मिनट का डेली इन्वेस्टमेंट। भविष्य का अनुमान लगाना कोई जादू नहीं है बल्कि एक मानवीय कौशल है। हम क्रिकेट मैच देखते समय या दोस्तों से बात करते समय भी पूर्वानुमान लगाते हैं। यही क्षमता एआई का आधार भी है। लीडर बनने का तरीका बहुत आसान है। रोज़ केवल 10 मिनट निकालें। अपने क्षेत्र के प्रमुख बदलावों और तथ्यों को जोड़ें। कनेक्टिंग डॉट्स, यह अभ्यास आपके दिमाग को तेज करता है और आपकी अंतर्दृष्टि को चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ाता है। लीडर की दोहरी नज़र। एक सफल लीडर एक साथ 2 मोर्चों पर काम करता है। आंतरिक निष्पादन, इंटरनल एग्जीक्यूशन, यानी आज के काम को पूरी सटीकता से पूरा करना। क्षितिज पर नज़र, हॉरिजेंटल स्कैनिंग, यानी जो आने वाला है उसे पहले से समझना। अगर आपकी नज़र सिर्फ दफ्तर के अंदर है तो आप हमेशा अनिश्चितता से घिरे रहेंगे और केवल प्रतिक्रिया देंगे, नेतृत्व नहीं।
निष्कर्ष। के डॉक्टर रामचरण का स्पष्ट संदेश है, आप गलत हो सकते हैं और यह पूरी तरह स्वीकार्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने मानसिक कौशल का निर्माण करें। लीडर वह नहीं जो सबसे ज़्यादा काम करता है, बल्कि वह है जो सबसे पहले दिशा को समझता है। क्या आप आज से अपने 10 मिनट का निवेश शुरू करने के लिए तैयार हैं? लीडरशिप और मैनेजमेंट की ऐसी ही खास रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। विशेष रिपोर्ट, भारत बांग्लादेश संबंध एक और चुनौतीपूर्ण शुरुआत। दक्षिण एशिया की राजनीति में इस सप्ताह एक बड़ी हलचल देखी गई। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भारत का दौरा किया और इस यात्रा को नई दिल्ली और ढाका में बीएनपी के नेतृत्व वाली नई सरकार के बीच जमी बर्फ को पिघलाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। क्या यह एक स्थायी दोस्ती की शुरुआत है या कूटनीति की एक कठिन परीक्षा? आइए समझते हैं। नंबर 1, वार्ता की मेज पर प्रत्यर्पण का मुद्दा। विदेश मंत्री रहमान की यह यात्रा कई मायनों में अहम है। हालांकि वे इससे पहले सऊदी अरब में पाकिस्तान सहित कई देशों से मिल चुके हैं, लेकिन भारत में हुई इनकी बैठकों में एक संवेदनशील मुद्दा छाया रहा। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग आधिकारिक रूप से सामने रखी है, जो फिलहाल भारत में निर्वासन में है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। कूटनीतिक गलतियां और घरेलू राजनीति का साया। संपादकीय विश्लेषण बताता है कि भारत को बीएनपी के साथ संबंध सुधारने की शुरुआत बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। वर्तमान में असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में घुसपैठ का मुद्दा गर्म है, जो ढाका के साथ बातचीत के माहौल को और तनावपूर्ण बना देता है। दूसरी ओर बांग्लादेश में भी भारत समर्थक हितों को निशाना बनाने वाली कट्टरपंथी गतिविधियां चिंता का विषय हैं। कूटनीति के लिए इस जटिल राजनीतिक माहौल से पार पाना अब एक अनिवार्य चुनौती है। व्यावहारिक एजेंडा, राजनीति से परे सहयोग। रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए विशेषज्ञों ने एक प्रैक्टिकल एजेंडा सुझाया है जिसमें राजनीति को हाशिए पर रखकर इन 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सकता है। कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और बंदरगाहों का जाल। व्यापार सुगमता, व्यापार की बाधाओं को दूर करना। ऊर्जा नीति, दोनों देशों की बिजली और ईंधन की ज़रूरतें। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो दोनों पक्ष अपनी जीत का दावा कर सकते हैं और इससे ज़मीनी स्तर पर सद्भावना पैदा होगी। चीन और पाकिस्तान का फैक्टर। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन कूटनीतिक सलाह यही है कि भारत को बांग्लादेश को चीन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही ढाका अगर इस्लामाबाद से रिश्ते सुधारता है तो उसे सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रभाव में नहीं मान लेना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के अपने वैध हितों और वहाँ हुए राजनीतिक बदलाव का सम्मान करना होगा। क्षमा करो और भूल जाओ की चुनौती। अंत में दोस्ती की जिम्मेदारी दोनों तरफ है। बीएनपी नेतृत्व को यह साबित करना होगा कि वह एक समावेशी सरकार चलाना चाहता है और अपने गठबंधन के भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाएगा। अतीत की कड़वाहटें गहरी हैं, लेकिन दशकों बाद अब आर्थिक चुनौतियां और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दे समान हैं। भारतीय नेतृत्व को भी यह स्पष्ट करना होगा कि वह बांग्लादेश की नई सत्ता के साथ सह अस्तित्व और सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करना चाहता है, न कि उसमें हेरफेर। निष्कर्ष, पड़ोसी देशों के साथ संबंध किसी एक जादुई यात्रा से नहीं सुधरते, लेकिन खलीलुर रहमान का यह दौरा एक अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। अब देखना यह है कि निरंतर संवाद और आपसी विश्वास इस रिश्ते को कितनी दूर तक ले जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हर बारीक खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। विशेष रिपोर्ट, क्या महंगा स्मार्टफोन भारत की डिजिटल क्रांति को रोक रहा है? पिछले एक दशक में भारत ने जन आधारित जन आधारित पिछले एक दशक में भारत ने
जनधन, आधार और मोबाइल त्रयी और यूपीआई के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ढांचा खड़ा किया है। लेकिन आज इस शानदार इमारत की नींव यानी स्मार्टफोन ही आम जनता की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पूर्व वित्त सचिव देवाशीष पांडा की हालिया रिपोर्ट यह डरावने वाली हकीकत बयां करती है। बढ़ती कीमतें करोड़ों भारतीयों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से बाहर धकेल रही हैं। संकट के 3 बड़े कारण। क्यों महंगे हुए स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की बिक्री में गिरावट कोई अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि एक ढांचागत समस्या बन चुकी है। साल 2026 में 3 ताकतों ने मिलकर स्मार्टफोन बाजार को संकट में डाल दिया है। मेमोरी की बढ़ती लागत। एक ही तिमाही में मेमोरी DRAM एंड NAND की कीमतें 50 से 90% तक बढ़ गई हैं। अब एक सस्ते फ़ोन की कुल लागत का 43% हिस्सा सिर्फ मेमोरी का होता है। रुपए की कमज़ोरी। डॉलर के मुकाबले रुपए का 5% अवमूल्यन होने से फ़ोन बनाने वाले आयातित पुर्जे महंगे हो गए। जीएसटी का बोझ। भारत में स्मार्टफोन पर 18% जीएसटी है, जो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। परिणाम यह है कि 10,000 रुपये से कम का फ़ोन अब 35% तक महंगा हो गया है। स्मार्टफोन अब विलासिता नहीं, बुनियादी ज़रूरत। स्मार्टफोन आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि आर्थिक अधोसंरचना का हिस्सा है। विदर्भ का किसान मंडी का भाव देखने के लिए इसका उपयोग करता है। बिहार का मजदूर मनरेगा की मजदूरी के लिए आधार प्रमाणीकरण इसी फ़ोन से करता है। उड़ीसा का छात्र दीक्षा पोर्टल से पढ़ाई करता है। भारत के 58% स्वरोजगार काम करने वाले कामगारों के लिए 20,000 रुपये से कम का फ़ोन उनकी आजीविका की कुंजी है। अगर ये लोग फ़ोन नहीं खरीद पाएंगे तो पूरी डिजिटल प्रणाली से कट जाएंगे। नीतिगत विरोधाभास। पीएलआई और जीएसटी। यहाँ एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ सरकार उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई के जरिए स्मार्टफोन बनाने के लिए कंपनियों को सब्सिडी दे रही है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा बड़ा निर्माता बना है। लेकिन दूसरी तरफ वही सरकार इन फ़ोनों की खरीद पर 18% कर वसूली कर रही है। यह ऐसा है जैसे आप उत्पादन को बढ़ावा दें लेकिन उपभोक्ता का गला घोट दें। जब तक घरेलू मांग मजबूत नहीं होगी, विनिर्माण की अर्थव्यवस्था टिक नहीं पाएगी। समाधान की राह। 3 बड़े सुझाव। इस डिजिटल एक्सक्लूजन को रोकने के लिए देवाशीष पांडा ने 3 महत्वपूर्ण समाधान सुझाए हैं। जीएसटी में कटौती। 20,000 रुपये से कम के फ़ोन पर जीएसटी को तुरंत 18 से घटाकर 5% किया जाए। पीएलआई का विस्तार। बजट फ़ोन बनाने वाली श्रेणियों में सरकारी सहयोग को बढ़ाया जाए। प्रत्यक्ष उपभोक्ता सब्सिडी। सरकार के पास डिजिटल भारत निधि जैसा कोष मौजूद है। चीन की तर्ज पर कम कीमत वाले फ़ोन पर ग्राहकों को सीधा डिस्काउंट या सब्सिडी दी जा सकती है, जिससे मांग में तुरंत तेज़ी आएगी। निष्कर्ष। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब हर भारतीय के हाथ में स्मार्टफोन होगा। राजस्व के तात्कालिक लाभ के बजाय अगर सरकार सामर्थ्य पर ध्यान दे तो इससे होने वाला डिजिटल लेन देन अंततः अर्थव्यवस्था को कहीं ज़्यादा मजबूती देगा। समय आ गया है कि स्मार्टफोन को लग्जरी नहीं बल्कि बुनियादी अधोसंरचना मानकर नीतिगत फैसले लिए जाएं। आर्थिक और तकनीकी जगत की ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। विशेष रिपोर्ट। खतरे में नौनिहाल बाल तस्करी का गहराता जाल और सिस्टम की नींद। जिस बचपन को हम देश का सुरक्षित भविष्य कहते हैं, आज वही बचपन सबसे बड़े जोखिम में है। बाल तस्करी का नेटवर्क आज इस कदर जटिल हो चुका है कि देश की सर्वोच्च अदालत को सरकारों को आईना दिखाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा फटकार ने एक कड़वा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई अपने बच्चों को बचाने के लिए गंभीर हैं। आइए देखते हैं आज की यह विशेष रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी। हालात बेकाबू हो सकते हैं। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने साफ कहा है कि देश भर में संगठित गिरोह सक्रिय हैं। अगर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाए तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। अदालत ने इस पर गहरी नाराजगी जताई कि 1 साल पहले दिए गए सुधारों के निर्देश पर अब तक कई राज्यों ने रपट तक तैयार नहीं की है। कागजों पर अटके सुधार कहाँ है इच्छा शक्ति। अदालत ने करीब 1 साल पहले एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों का निर्देश दिया था, जिसमें शामिल थे फास्ट ट्रैक सुनवाई, तस्करी के मामलों में 6 महीने के भीतर हर रोज़ सुनवाई करना, संस्थागत मजबूती, मानव तस्करी रोधी इकाइयों को सशक्त बनाना, लापता बच्चों की जांच, गायब होने वाले हर बच्चे के मामले को शुरुआती दौर से ही तस्करी मानकर जांच करना। लेकिन विडंबना देखिए, कई राज्यों ने संवेदनशील स्थानों की पहचान के लिए अब तक समितियां भी नहीं बनाई हैं। क्या इसकी वजह यह है कि शिकार होने वाले ज़्यादातर बच्चे
समाज के गरीब और कमज़ोर तबके से आते हैं। कोविड के बाद बढ़ा संकट, उत्तर प्रदेश सबसे संवेदनशील। आंकड़े बताते हैं कि कोविड महामारी के बाद बच्चों के लापता होने की घटनाओं में भारी तेजी आई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस कई बच्चों को बरामद कर लेती है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी कभी कोई खबर नहीं मिलती है। सवाल उठता है कि ये बच्चे आखिर कहाँ जाते हैं। इसका जवाब खौफनाक है। इन्हें जबरन मजदूरी, यौन शोषण और अपराध की अंधेरी दुनिया के अंतहीन दलदल में धकेल दिया जाता है। समाज और सत्ता की जिम्मेदारी। एक बच्चा जब लापता होता है तो सिर्फ एक परिवार में ही दुख में नहीं डूबता, बल्कि पूरा समाज अपनी सुरक्षा पर विश्वास खो देता है। अगर सत्ता और प्रशासन इस मुद्दे पर सुस्त बने रहते हैं तो ये अपनी ही भविष्य की त्रासदी का आमंत्रण देने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट का दखल इस बात का प्रमाण है कि अब और देरी की गुंजाइश नहीं बची है। निष्कर्ष: बाल तस्करी केवल एक अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ युद्ध है। अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें फाइलों और बैठकों से बाहर निकलकर उन गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें जो हमारे भविष्य को बेच रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा और समाज की जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यायमूर्ति का इस्तीफा, न्यायपालिका की साख और जवाबदेही का सवाल। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक और ऐसा अध्याय जुड़ा है जिससे व्यवस्था की मजबूती और नैतिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने आखिरकार राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह इस्तीफा एक ऐसे समय में आया है जब उन पर महाभियोग की तलवार लटक रही थी। क्या यह इस्तीफा न्याय की जीत है या व्यवस्था की सुस्ती का नतीजा? आइए समझते हैं। बेहिसाब नकदी और महाभियोग की पृष्ठभूमि। मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष मार्च में न्यायमूर्ति के दिल्ली स्थित आवास से भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी। इस घटना के बाद संसदीय जांच शुरू हुई और संसद में महाभियोग की तैयारी की जा रही थी। हालांकि राष्ट्रपति को भेजे गए अपने इस्तीफे में न्यायमूर्ति ने किसी विशेष कारण का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि महाभियोग की शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। बाबा साहब की चेतावनी और संवैधानिक मर्यादा। इस घटनाक्रम ने संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की उस ऐतिहासिक चेतावनी को याद दिला दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वह अंततः बुरा ही साबित होगा। न्यायपालिका को निष्पक्ष रखने के लिए जजों को जो विशेष अधिकार और सुरक्षा कवच दिए गए हैं, उनका दुरुपयोग पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा है। जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में संदिग्ध हो जाए तो आम आदमी का भरोसा डगमगाना लाजमी है। सुस्त प्रक्रिया और विधायी सुधारों की मांग। इस पूरे मामले ने न्यायिक जवाबदेही की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। आंतरिक जांच। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी आंतरिक जांच में न्यायमूर्ति के जवाब को असंतोषजनक पाया था। विधायिका की सुस्ती। सुप्रीम कोर्ट से सूचना मिलने के बाद भी विधायिका की कार्यप्रणाली काफ़ी धीमी रही, जिससे देश भर में सवाल उठे। जरूरी संशोधन। विशेषज्ञों का तर्क है कि दागी जजों को हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि उसमें बरसों लग जाएं। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे अधिकार नहीं होने चाहिए कि वह संदेह की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सके? न्यायपालिका के दामन पर दाग। संसदीय जांच का किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ होना पूरी न्यायपालिका के लिए चिंता का विषय है। भारत की असली ताकत यहाँ का आम आदमी है और उसका अंतिम भरोसा न्यायपालिका पर ही टिका है। ऐसे में न्याय के मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि दागियों को किनारे लगाने में किसी भी तरह की देरी न की जाए। कंक्लूजन। निष्कर्ष। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इस्तीफा भले ही देर से आया हो, लेकिन यह एक कड़ा संदेश है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पद पर बने रहना संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि व्यवस्था में ऐसे विधायी संशोधन किए जाएं जिससे न्यायिक शुचिता और त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके। कानून और न्याय जगत की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक कानून के चक्कर में कहीं पहचान खो न जाए। समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर चल रही बहस पर इसमें राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी चिंताएं और तर्क सामने रखे। उनका कहना है कि UCC को जिस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है वह संवाद आधारित प्रक्रिया नहीं लगती, बल्कि एक तरफा निर्णय जैसा प्रतीत होता है। जो वे सवाल उठाते हैं कि आखिर उसे इतनी जल्दी लागू करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है और क्यों इसे चरणबद्ध तरीके से राज्यों में आगे बढ़ाया जा रहा है। एक देश एक कानून का विचार पहली नज़र में आकर्षक लग सकता है, लेकिन उनके अनुसार
भारत जैसे विविधता से भरे देश में एकरूपता हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि प्रस्तावित कानून किन परंपराओं और समुदायों को प्राथमिकता देगा। राज्य के कुछ राज्यों में लागू किए गए प्रावधानों का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि ऐसे नियम जो निजी जीवन जैसे सहजीवन संबंध में हस्तक्षेप करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, उनके अनुसार ये सुधार कम और दखल अधिक लगता है। ये वे विशेष रूप से आदिवासी समुदाय का मुद्दा उठाते हैं और जिनकी जीवन शैली और परंपराएं उनकी पहचान का हिस्सा हैं, अहम हिस्सा हैं। संविधान में इनकी रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी हैं। ऐसे में एक समान कानून लागू करने की कोशिश इन विविधताओं को नज़रअंदाज करने जैसी प्रतीत हो सकती है। इमरान प्रतापगढ़ी ये भी सवाल करते हैं कि क्या अब यूसीसी न होने से देश में कोई ठोस आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक नुकसान हुआ है? क्या कोई ऐसा प्रमाण है जो यह दिखा सके कि यूसीसी लागू होने से देश की वैश्विक स्थिति में बड़ा बदलाव आ जाएगा? उनका तर्क है कि जहां भी असमानता है उसे दूर किया जाना चाहिए, लेकिन सुधार प्रक्रिया निष्पक्ष और सभी को साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए। अगर कोई कानून बिना व्यापक चर्चा और सहमति के लागू किया जाता है तो उसकी स्वीकार्यता कम हो जाती है। कांग्रेस के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि पार्टी सुधारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी कानून को थोपे जाने का विरोध करती है। उनका मानना है कि निजी जीवन से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाते समय संवाद, विश्वास और सहभागिता जरूरी है। अंत में वे यह कहते हैं कि भारत की ताकत उसकी विविधता और संतुलन में है। अगर किसी नीति के जरिए लोगों से उनकी पहचान छोड़ने की अपेक्षा की जाती है तो इससे एकता नहीं बल्कि असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। यही कारण है कि वर्तमान रूप में वे यूसीसी का विरोध करते हैं, न कि बदलाव के डर से, बल्कि देश की सामाजिक संरचना को ध्यान रखते हुए। धन्यवाद।